नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। पहला चरण बेहद नजदीक है। इसको देखते हुए लगातार सभी पार्टियां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां मुरादाबाद यानी कि वेस्टर्न यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेगा वही पूरा यूपी करेगा। मतलब अगर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स को समझाने में कामयाब रही तो फिर मिशन 80 अचीव हो सकता है। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें 2019 के चुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई थी। केवल मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में ही बीजेपी जीती थी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर कब्जा किया तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बीएसपी के उम्मीदवार जीते। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पहली बार 18वें लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान कर दी है। वैकल्पिक घरेलू मतदान सुविधा के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे ही वोट दे सकेंगे। इस वर्ग के मतदाता अभी से ही वोट डाल रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता इसका फायदा उठा सकेंगे। मतदान के पहले और दूसरे चरण के लिए इन मतदाताओं के वोट की पहल शुक्रवार को शुरू हो गई। तो आज इसी खबर पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे आपका तारुफ करा देती हूं। जो झांसी से हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं, पीलीभीत से राहुल जुड़े हुए हैं, बहराइच से हमारे साथ दिवाकर हैं और फिरोज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले दिवाकर आपके पास जाते हैं, क्योंकि जिस फॉर्मूले के साथ पहले चरण को फतेह करने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंच रहे हैं, जहां जहां अमित शाह यानी कि बीजेपी के लोग रैली करने पहुंच रहे हैं, पीछे से ही गठबंधन के लोग भी पहुंच रहे हैं वहां पर अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए। तो क्या लगता है कि जो रणनीति फॉलो की जा रही है कि अगर बीजेपी के लोग गठबंधन या कांग्रेस या बसपा को घेरेंगे तो पीछे से गठबंधन पहुंचकर जनता को समझा लें, तो क्या जनता समझने वाली है? देश के चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पूर्वी बयार होती है, जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, वो जैसे जैसे चलती है मौसम उसी तरीके से चलता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित भी इस बात को मान रहे हैं और पार्टियों ने भी इसी के तहत अपनी रणनीति तैयार की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता, अलाकवाद नेता है, उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपनी ताबड़तोड़ जनसभाएं की और उसके बाद जिस तरीके से लगा कि वहां की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको लेकर के आकर्षित हो रही, तो उसके बाद फिर विपक्ष ने भी ये प्लान साधा और उन्होंने भी जहां जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की रैलियां हुई वहीं वहीं जो है कहीं ना कहीं से जो रैलियां करने का प्लान बनाया। ये इस तरीके से विपक्ष ने एक तरीके से अपनी रणनीति प्रचार की बदली है और जो एनडीए के प्रचार की रणनीति है उसी प्रचार की रणनीति के तहत उनके बाद वो जनसभाएं कर रही, क्योंकि इसके बाद सीधे वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का गठबंधन है उसको ये लग रहा है कि जब एनडीए गठबंधन अपनी बात कह चुका होगा उसके बाद वोटरों को उनको भी समझाने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद सीधे वोटिंग होगी। कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियां चल रही हैं। लेकिन सौम्या, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहे वो योगी हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी का दौरा किया और अमित शाह अब लगातार कमान संभाले में है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे करके जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने अच्छी सीटें जीत ली, यानी जो पहले चरण के आज जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अगर उसको चुनावी फतेह हासिल हो गई तो फिर उसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का जो है उसका लक्ष्य आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और ये कहा भी जाता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसे जाट लैंड कहा जाता है, यानी वहां एक बड़ी आबादी जो है वो जाट है और जाट हमेशा से ही राजनीति में मुख्य रूप से खेती को लेकर के मुखर रहा है। तो अगर जाट को अपने पक्ष में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो उसकी बयार पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी और पूरा उत्तर प्रदेश फतह करने में उसे आसानी होगी। जी सौम्या। बिल्कुल, देखिए पीलीभीत इस समय बहुत चर्चित सीट बने हुआ है क्योंकि पहले चरण में पीलीभीत में भी चुनाव है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीलीभीत से भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते। देखिए जहां खुद प्रधानमंत्री पीलीभीत पहुंचे, उन्होंने जनता को लुभाने की कोशिश की, कई वादे किए, कई दावे किए। उसके बाद अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे और फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के लिए वोटों की मांग की है। क्या समीकरण, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां पीलीभीत को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इस बार पीलीभीत चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वरुण गांधी का वहां से टिकट काट दिया गया। जनता में थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन आज की स्थिति पीलीभीत में
भाजपा की क्या है और अखिलेश की रैली के बाद किस तरीके का माहौल? जी सोनिया, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में वरुण गांधी जब तक यहाँ पे खड़े थे तब तक यहाँ पे कोई भी अभिनेता नहीं आया था चुनाव के प्रचार के लिए। आज जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट मिल गया तो यहाँ पे सीएम आदित्यनाथ योगी, पीएम वगैरह आ रहे हैं। कल दौड़ा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीलीभीत में आएंगे जितिन प्रसाद के समर्थन में। और बात की जाए यहाँ क्षत्रिय समाज के लोगों ने आज बैठक की थी राम होटल में, तो उन्होंने जितिन प्रसाद के खिलाफ उन्होंने कहा है कि इनका सुझाव हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, अगर पिछली बार हम देखें तो पहले चरण में पिछली बार बीजेपी ने पीलीभीत में फतेह हासिल की थी और शायद इसी उम्मीद के साथ पीलीभीत ने इस बार जितिन प्रसाद को उतारा है मैदान में। वो खुद भी एक चर्चित चेहरा है, लोगों के बीच में उनकी पैठ है, उनकी पकड़ है और इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर आए। जैसे कि आपने कहा कि जनता का कहना है कि यहां पहले कभी कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद यहां पर झड़ी लग चुकी है स्टार प्रचारकों की। तो क्या जनता इस बात को समझ रही है या वरुण गांधी का टिकट काटना बीजेपी को क्या इस बार महंगा पड़ सकता है पीलीभीत से? जी भैया, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में जनता है वो यही कह रही है कि अब की बार इसे बाहरी लोगों को भगाएंगे और यहाँ के लोगों को अपनाएंगे, ये लोगों का कहना है। बिल्कुल। फिरोज, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि पहले चरण में आपका भी जिला आ रहा है, मुरादाबाद भी पहले चरण में आ रहा है, और मुरादाबाद में क्या स्थितियां बनी हुई, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है कल अमित शाह गृह मंत्री मुरादाबाद पहुंचे थे और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने भी जो ठाकुर सर्वेश कुमार हैं उनके लिए वोट मांगे थे, मगर आज बिजनौर के जो अंतर्गत आता है बड़ापुरा, वहां सीएम योगी 12 बजे पहुंचे थे और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के नैनीताल भी 2 बजे जो है सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। मगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद आज फिर कुमार सर्वेश के लिए सीएम योगी ने जो एक जनसभा संबोधित की है और उनके लिए वोट की अपील की है और सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि हमारी सरकार में विकास हुआ है। और महिलाओं की बात करी जाए तो महिला रात में किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं, उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। अगर भूमाफियों की बात करी जाए तो भूमाफिया को जो संरक्षण देते थे सपा के लोग, वो अब इस कंडीशन पे हैं कि वो लोग अब अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह ठेले पर सब्जी बेचकर अपना पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर मुरादाबाद की सीट की बात की जाए तो ये सपा के कब्जे में, रामपुर और मुरादाबाद ही 2 सीटें हैं जो सपा के खाते में आई थी। इसके बाद यहाँ पर सपा का जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अपनी रैलियों से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि पहला चरण ही भाजपा को असलियत दिखा देगा, इसीलिए उनके चेहरे जो हैं वो पीले पड़े हुए हैं। नहीं, मुरादाबाद की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि लोकसभा 6 की सीट है ये, और ये मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर जो है भारी जो तादाद मुस्लिम वोटर हैं, इसी को लेकर सपा जो है सपा ये साल ठोक रही है कि जो है सीट पहले भी 2019 में डॉक्टर एच ने जीत हासिल करी थी, मगर पिछली बार सर्वेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। अब तीसरी बार सर्वेश कुमार को फिर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उन पर जो है भरोसा जताया है और उनको जो है पार्टी से खड़ा किया है। बिल्कुल। हेमंत, देखिए, आप अलग अलग जिलों की तस्वीरों को समझ रहे होंगे कि कहाँ किस तरीके की तस्वीर है और किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। झांसी में बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और लेकिन पहले का भी एक समय था जब वहां विधानसभाओं में सपा का भी बोलबाला था, लेकिन जब से मोदी की लहर आई तब से समाजवादी पार्टी जो है वहां पर बड़ी अस्त व्यस्त हो गई है। इस बार आपसे जानना चाहूंगी कौन से मुद्दे झांसी में हावी हैं? जी सौम्या, बात आप विधानसभा की कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोकसभा में भी पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव यहाँ से रहे हैं लोकसभा सांसद। उसके बाद यहाँ से प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस से यहाँ सांसद रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी बने थे। तो इसीलिए गढ़ तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये आपका कहना ठीक है, जब से मोदी का तिलिस्म चल रहा है, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वही जीतते हुए चले आ रहे हैं। अगर हम बात मुद्दे की कर लें तो यहाँ मुद्दा जो है, जो हमेशा रहा है
मेन मुद्दा जो बुंदेलखंड का है वो है पलायन। पलायन के बाद जब हम जनता के बीच बात करते हैं तो बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कहीं ना कहीं रोजगार का, क्योंकि जी रोजगार एक इतना बड़ा विषय वस्तु है जिस पर लोग दबी जबान पे तो बात करते हैं लेकिन माइक पर बोलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यहाँ पर पलायन और किसान जो है वो बहुत बड़ी जो चुनावी मुद्दा है वो रह सकता है। बात हम विकास की करें तो हाँ, ये हम देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखाई देता है, लेकिन हम क्षेत्रों में जाएं, अगर हम देहात में जाएं, हम गांव में जाएं, तो जहां पर हर घर में जल और हर घर में नल की जो घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो कहीं से भी पूरी होती हुई या धरातल पे आती हुई कहीं से भी दिखाई नहीं देती। तो मेन मुद्दा जो है ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, पलायन को रोकने में अगर सरकार कारगर होती है, क्योंकि मनरेगा जैसी योजनाएं लागू होने के बाद भी बुंदेलखंड का किसान जो है वो पलायन के लिए मजबूर है। तो बिल्कुल। ये एक बड़ी देहात क्षेत्र की बात रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र की बात रहेगी, और शहरी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि विकास जो है भारतीय जनता पार्टी का वो दिखाई देता है। दिवाकर देखिए, अगर हम बीजेपी के लोगों की बातें सुने या रैलियों को उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो उनके हर नेता की जो जबान है वो एक चीज पे जरूर अटकती है, उनकी बात घूम फिर के एक चीज पर जरूर आती है कि हमने दंगों को रोका, हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन ये कहता है कि अपराध बढ़ गए, लेकिन उनका कहना है कि अब जो अपराधी हैं या तो वो जहन्नुम में चले गए या वो ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं। हमने इस कदर की स्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए पैदा कर दी हैं। वो महिलाओं के भी दिलो दिमाग में छाना चाहते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वो अभी उन्होंने आपने देखा हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देना हो, उनके बीच में जाना, तो यानी कि कोई कैटेगरी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ रहे हैं और ये पूरा लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। देखिए सौम्या, जब से 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो प्रदेश के चुनाव रहे हो चाहे देश का चुनाव रहा हो, हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही और लगातार उसे जो है विजयश्री मिलती भी रही। इसलिए पार्टी फिलहाल जो भी है वो केवल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव पर ही, चेहरे पर ही पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। रही बात अगर हम योजनाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 4 जातियों की बात करती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके लिए युवा, किसान, महिला और नौजवान, ये 4 जातियां मुख्य रूप से होती हैं और जो है इन्हीं 4 जातियों को फोकस करके ही वो लगातार फील्ड में काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो देश प्रदेश में ही जगजाहिर है। हर जगह इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ने कानून व्यवस्था को काफी अच्छा बेहतर किया है और पूरे माहौल को जो है इस लायक बनाया है कि उत्तर प्रदेश को आप अपराध मुक्त प्रदेश कह सकते हैं। और सरकार ने इसके बावजूद यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, जिसके कारण करोड़ों रुपए का निवेश आया, तो सरकार ने ये अपनी छवि उत्तर प्रदेश में बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात अगर महिलाओं की करें तो मिशन शक्ति योजना के साथ साथ जो है सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई भी हैं और इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। इसी तरीके से अगर हम रोजगार की भी बात करें तो सरकार इस बात को कहती है कि केवल सरकारी नौकरी देना ही रोजगार नहीं होता, बल्कि जिस तरीके से स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम स्कीम चलाई हैं उनमें सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिला है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है और योगी सरकार ने एक बड़ी जो संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। तो एक तरफ जो है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दिवाकर इस बीच जो भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि 400 पार का लक्ष्य रखा है गठबंधन के साथ और एनडीए चाहती है कि 370 तक तो हम पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यूपी एक बहुत ही अटपटा अगर हम स्टेट कहें तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने मन से लोगों को अपना बनाया जाता है उतनी ही जल्दी अपने से दूर भी कर दिया जाता है। तो 80 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को प्राप्त करना कितना आसान है? देखिए सौम्या, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतना वास्तव में एक बहुत कठिन लक्ष्य है, इसमें फिलहाल कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जानती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और अगर उत्तर प्रदेश आप जीतते हैं तभी आप जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। साथ ही साथ जो मिशन 80 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया उसके पीछे कई कारण है, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जिसके लिए पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके कारण पूरा देश प्रदेश पूरी तरीके से राममय है। पहला कारण यह है। दूसरा
कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वाराणसी क्षेत्र है वहां पर जो है काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाया गया। इस तरीके से तमाम इस तरीके के काम है जो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इनके बल पर वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना सकती है कि उसे 80 में 80 सीट मिल सकती है। रही बात उसके पीछे आत्मविश्वास का कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, बूथ स्तर से लेकर के और ऊपर तक उनके कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से एक शेड्यूल है, चाहे वो रोजमर्रा के कार्यों में सरकार के प्रचार प्रसार कर रहा हो, चाहे इस समय चुनाव में लोगों के बीच जाना रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि उसने जितने भी काम किए हैं, अगर उसके कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक उस बात को पहुंचा सके तो 80 में 80 सीट जीतना उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरी चीज, पार्टी जब 80 में 80 सीट का लक्ष्य तय करेगी तो निश्चित तौर पर उसके आस पार का टारगेट उसे जो है छू लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसको लेकर के उसने टारगेट सेट किया है। जी बिल्कुल दिवाकर। तो फिरोज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम लगातार भाजपा की बात कर रहे हैं और जैसे दिवाकर ने बताया कि भाजपा के पास इस समय फौज है, अगर ये शब्द इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, इसलिए वो बूथ स्तर पर काम कर रही है। कहना है कि जितना मजबूत बूथ होगा उतना ही तगड़े जो है परिणाम आएंगे। गठबंधन की बात की जाए तो एक बार देखिए, हम पहले भी कई बार गठबंधन देख चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। इस बार का जो गठबंधन है ये आर या पार की स्थिति का गठबंधन है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही अपनी साख को बचाने के लिए इस बार साथ आए हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन बल्कि पूरा देश एक हो गया है मोदी को हराने के लिए। जनता के बीच में कैसा मैसेज जा रहा है इस गठबंधन को लेकर के? जी मैं आपको बता दूं, गठबंधन पूरी तरीके से जो है अपनी जो है कामयाबी की तरफ लगा पड़ा है और गठबंधन खुद ये चाहता है, बीजेपी का जो सुपड़ा है वो सफा करना चाहता है। यूपी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं और 80 सीटें हर कोई पार्टी चाहती है कि यूपी की जो राजनीति है वो हमें मिले और इसका जो राजनीति का जो माहौल है वो और गर्मा जाता है। देखिए फिरोज, आप खुद एक मुसलमान हैं, आपकी वैसी ही लॉबी होगी, आप लोगों के बीच में जाते होंगे, अपने लोगों में बैठते होंगे। मैं मानसिकता समझना चाहती हूं आपसे कि देखिए बीजेपी कहती है कि इस बार मुसलमान हमें वोट देगा, और वहीं गठबंधन कहता है या खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो हमेशा MY फैक्टर पे ही काम करते आए हैं, यानी कि मुसलमान और यादव हमेशा से समाजवादी पार्टी का हितैषी रहा है। लेकिन अगर इस बार टिकट वितरण की बात की जाए या उनसे नजदीकियां बढ़ाने की बात की जाए तो हर नेता ने दूरी बना करके रखी है, क्योंकि वो एक बड़ी लॉबी में है, एक साथ है, तो उनको मुसलमानों के दूर छिटकने का कोई खास डर नहीं है। इस चीज को लेकर के मुसलमानों के मन में क्या है? क्या इस बार मुसलमानों का वोट बीजेपी को जा सकता है? मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान जो हैं वो चाहते हैं कि सपा की सरकार मतलब वो अच्छा महसूस करते हैं, मगर इस बार जो है कुछ मुसलमान जो हैं वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर अभी ये कहना मुमकिन होगा कि जो है मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, मगर जो कुछ है आधा मुसलमान हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मुसलमान वो हैं कि जो है अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ये है कि सपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हम यहाँ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद जो है एक हॉट सीट मानी जाती है, मैंने आपसे पहले ही बताया था, और ये जो है एक मुस्लिम सीट मानी जाती है और बहुत कम चांस रहते हैं ऐसे जो है मतलब सपा इस सीट को हारे, वरना इस सपा के हक में हो सकती है सीट। बिल्कुल, तो जैसे कि फिरोज ने बताया कि ये सीट सपा के हक में ही हो सकती है और अभी तक के जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहां पर अखिलेश यादव का जादू एक बार फिर से चलेगा और मुरादाबाद सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन लगातार यहां पर बड़े बड़े नेता बीजेपी के रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। राहुल, पीलीभीत भी इस बार के चुनावों में बहुत हॉट सीट है, जहां पिछली बार अगर हम बात करें तो वहां से वरुण गांधी लड़ रहे थे और कोई भी स्टार प्रचारक वहां पहुंचा तक नहीं था। वरुण गांधी के कंधों पर पूरा दारोमदार था और उन्होंने परिणाम भी सुखद दिए थे बीजेपी को, क्योंकि इस बार वो कई महीनों से राम मंदिर को लेकर के या अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग विपरीत धारा में बह रहे थे बीजेपी से, तो उनका इस बार टिकट काट दिया गया। जनता में नाराजगी है। जानना चाहूंगी, क्या अभी तक वरुण गांधी किसी भी जनसंपर्क में जितिन प्रसाद के साथ किसी छोटी बड़ी रैली में दिखाई दिए? जी आपको बताना चाहेंगे, वरुण गांधी जितिन प्रसाद से छोटी बड़ी रैली में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से पीलीभीत में माहौल, समीकरण जानना चाहूंगी आपसे, जातीय समीकरण पीलीभीत का क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव भी बहुत दम भर रहे हैं पीलीभीत में जीत का।
जी आपको बताना चाहेंगे, जितिन प्रसाद को बीजेपी से टिकट दिया गया है और भगवत सरन गंगवार को बसपा से सपा से टिकट दिया गया है और फूल बाबू को टिकट, अनीस अहमद को बीएसपी से टिकट दिया गया है। जो मुस्लिम है, यहाँ पे मुस्लिम समाज के वोट 5 लाख के करीब है और यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम को वोट देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे मगर हमारी गिनती नहीं लगेगी उसमें, तो इससे ही वोट सपा को क्यों ना डाला जाए। बिल्कुल दिवाकर, इस बार हमने देखा कि बुजुर्गों को और जो असहाय लोग हैं उनको घर में बैठ करके सुविधा दी जा रही कि आप वोट कर सकते हैं। हमने उत्तराखंड की रैली में प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने लोगों से कहा कि आप मेरा एक काम करेंगे, बस कुछ मत करिए, आप लोग घरों तक पहुंचिए और जो वहां पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या असहाय लोग हैं, उनको मेरा राम राम कही आइए जा करके। तो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बोलता है तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद होता है, एक बड़ी प्लानिंग होती है और ये बात सामने भी आ गई कि इस बार बुजुर्गों को वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी। जो असहाय हैं, जो विकलांग हैं, वो आराम से घर में बैठकर वोटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान, बैक प्लान जो है वो मोदी के दिमाग में चल रहा था, जिसको इस तरीके से जनता के बीच में रखा गया। देखिए सौम्या, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर कोई बात बोलता है या अगर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात बोलते हैं, वो भी मंच से बोलते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस रणनीति भी होती है और उसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद भी होता है। जैसे उन्होंने उत्तराखंड की रैली में ये कहा कि बुजुर्गों को जो है वो हमारा जाकर के राम राम कहिए। निश्चित तौर पर राजनीतिक पंडित ये मान रहे थे कि इसका कोई ना कोई आगे चल करके निहितार्थ निश्चित तौर पर होगा और उसके दूसरे दिन ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड की तमाम सड़कों पर जो है लोगों से, बुजुर्गों से राम राम कहते हुए नजर आए। अब जब चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको घर से बैठे बैठे वोट देने की सुविधा दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर यह संदेश जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव गर्मियों में है, जो है 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 1 जून तक वोटिंग चलेगी और ये भारत में काफी जो है वो गर्मी का समय होता है, बुजुर्गों को या दिव्यांगों के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ये निर्णय लिया है कि उनको घर से बैठे वोट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों रैली में कहा था कि बुजुर्गों को राम राम कहिए, राम राम की बात बुजुर्गों तक पहुंचाइए, उनका संदेश पहुंचाइए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ठोस रणनीति और जिस मैसेज को वो बुजुर्गों के बीच या दिव्यांगों के बीच कन्वे करना चाहती थी, वो मैसेज अब कहीं नहीं कहीं लोगों के बीच जाएगा। और जब घर बैठे जो बुजुर्ग और दिव्यांग की संख्या का एक काफी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब होंगे। जी तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच जाकर के उनका अभिवादन स्वीकार लोगों को कराइए, यानी राम राम कहिए, तो जितनी बार लोग राम राम कहेंगे उतनी बार लोगों को राम मंदिर की याद आएगी और जब जब राम मंदिर की याद आएगी तब तब एक वोट बीजेपी के पक्ष में जरूर गिरेगा। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि चुनावों को लेकर अलग अलग रणनीति बन रही है, जहां तक शायद हमारी सोच नहीं जा पा रही है वहां पर भी कोई ना कोई रणनीति इन नेताओं ने बना रखी है जनता को लुभाने के लिए। और हर कोई अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है, बड़ी जनसभाएं कर रहा है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहा है। यह अपील वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।